हेलो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार वीडियो सुनने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अनीका को कमरे के अंदर एक अजीब सी गंध महसूस हो रही थी। अनीका की समझ में नहीं आ रहा था कि जो रोहित मारवा हाउस में एक आदर्श पिता होने का दावा करता था, वो इस तरह से अकेले में एक बदला हुआ इंसान क्यों लग रहा था। रोहित ने कुल मिलाकर 4 शराब की बोतलें खाली कर रखी थी और एस्ट्रे में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने सिगार का एक पूरा का पूरा बॉक्स खत्म कर दिया था। रोहित कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनीका की समझ में नहीं आ रहा था कि अगर रोहित जाग गया था तो फिर वो अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गया था। अनीका के मन में कई सवाल चल रहे थे। अभी अभी नीचे सागर सन्याल ने रोहित के बारे में अनीका के मन में जो शंका पैदा की थी, वो भी अनीका के दिमाग में बार बार घूम रही थी। एक तरफ श्रेया की मासूम आंखें और श्रेया का रोहित के लिए जो शक था, और सागर ने जो रोहित के लिए बात कही और सागर ने जो बातें रोहित के लिए कही थी, और प्रिंसिपल साहब ने रोहित के बारे में जो खौफ अनीका के सामने दिखाया था, वो सब एक साथ अनीका के दिमाग में घूमने लगे। अनीका जानना चाहती थी कि सुबह सुबह रोहित अचानक होटल से कहाँ गायब हो गया था। जैसे ही अनीका रोहित के बेडरूम से बाहर जाने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगी, अनीका ने सुना कि रोहित के बेडरूम के बाथरूम का दरवाजा खुल गया। जैसे ही अनीका ने मुड़ के देखा, रोहित अपना सर पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकल रहा था। रोहित के हाथ में एक बड़ा सा तौलिया था और अपना सर पोंछते हुए रोहित ने जब अनीका को अपने कमरे के अंदर देखा तो वो सरप्राइज हो गया। रोहित ने मुस्कुराते हुए अनीका से कहा, अरे अनीका, तुम जाग गई? गुड मॉर्निंग। वाह, आजकल तो कमाल हो गया। तुम्हारी याददाश्त क्या खो गई? तुम्हारी नींद की बीमारी भी तुमसे कोसों दूर तक चली गई लगता है। जो लड़की कभी दिन में 12-1 बजे से पहले नहीं जागती थी, आजकल 6-7 बजे ही जागने लगती है। क्या बात है? इतना कहने के बाद रोहित ने अनीका की ओर देखकर कहा, आज सुबह सुबह मेरी आंखें याद कैसे आई? रोहित के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर अनीका ने जैसे ही रोहित को देखा, अनीका ने रोहित की ओर अपनी पीठ कर ली। अनीका का ये रिएक्शन देखकर रोहित को बड़ा अजीब लगा, मगर तभी रोहित को रियलाइज हुआ कि रोहित के हाथ में तो तौलिया था, मगर रोहित के शरीर पर तौलिया नहीं था। जब रोहित को इस बात का एहसास हुआ, तब रोहित ने तुरंत अपने हाथों में पकड़ा हुआ तौलिया अपने कमर पर लपेट लिया और अनीका से कहा, ओह सॉरी अनीका, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि वो अनीका से क्या कहे। अनीका रोहित की पत्नी थी, मगर रोहित अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त अनीका के लिए ये अनीका और रोहित के रिलेशनशिप की एक नई सिरे से शुरुआत थी, और रोहित अनीका को किसी भी मोड़ पर अनकंफर्टेबल महसूस नहीं कराना चाहता था। इसलिए धीरे धीरे अनीका के पास अपने कदम आगे बढ़ाते हुए रोहित ने अनीका से कहा, रिलैक्स अनीका, आई एम रियली वेरी सॉरी। वैसे अब मैंने तौलिया पहन लिया है, तुम चाहो तो मेरी तरफ देख सकती हो। जैसे ही अनीका ने रोहित की ये बात सुनी, अनीका धीरे धीरे रोहित की ओर मुड़ी। रोहित की ओर देखते ही अनीका ने अपनी नजरें झुका ली। रोहित ने अनीका के पास आकर बड़े ही प्यार से पूछा, अच्छा मुझे ये तो बताओ, सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? रोहित की बात का जवाब दिए बिना अनीका पास पड़ी शराब की बोतलों की ओर देखने लगी। जब रोहित ने देखा कि अनीका ने शराब की बोतलें और सिगार एस्ट्रे में बुझी हुई देख ली, तब रोहित को और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा। अचानक ही अपनी आवाज़ में हिचक लाते हुए, अटकती हुई आवाज़ में रोहित ने अनीका से कहा, अरे वो दरअसल बात ये है ना कि काफ़ी दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली है। तुम भी बच्चों के साथ सोई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कई सालों बाद बैचलर होने का आनंद उठाया जाए। इसलिए मैंने सोचा कि एक शाम अपने नाम कर दूँ। वैसे ये सिर्फ वाइन है। दरअसल थकान इतनी ज़्यादा थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब एक गिलास एक बोतल में बदल गई और एक बोतल कई बोतलों में। ये कहने के बाद रोहित ने अनीका के पास जाकर बड़ी ही मीठी और प्यारी आवाज़ में कहा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। हर पति ये चाहता है कि वो अगर कोई गलती करे तो ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि उसकी पत्नी उस गलती को भूल जाए, मगर आज मैं शायद दुनिया का पहला पति हूँ जिसे इस बात का अफसोस है कि तुम मेरी की हुई सारी गलतियाँ भुला चुकी हो। रोहित की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अनीका का कन्फ्यूज़न और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोहित एक अच्छा इंसान था,
या सिर्फ अच्छा इंसान बनने का ढोंग कर रहा था। रोहित ने अनिका को दोनों कंधे से पकड़ते हुए कहा, चलो अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलकर नाश्ता करते हैं और हमारे शैतानों को भी जगाते हैं। अगर बहुत देर तक उन्हें सोने दिया तो फिर घर चलने के बाद हमें बहुत परेशानी होगी। उनकी साइकिल बदल जाएगी, रूटीन बदल जाएगा और फिर स्कूल जाने में बहुत परेशानी होगी। रोहित के कहने पर अनिका धीरे धीरे रोहित के बेडरूम से बाहर कदम बढ़ाने लगी। तभी रोहित ने अचानक अनिका को रोकते हुए कहा, सुनो, बच्चों को इन सब के बारे में मत बताना। क्या है ना, बच्चे फ़िलहाल उस उम्र के दौर से गुजर रहे हैं जहां हम सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये बातें बच्चे हमसे ही सीखते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि इस उम्र में बच्चे माँ बाप की गलत बातों को भी सही समझकर उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उनके माँ बाप ये चीज़ करते हैं तो वो सही होगा। अनिका बच्चों की परवरिश के बारे में इस वक्त ये नहीं कह सकती थी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपर्ट थी, क्योंकि याददाश्त खोने के साथ साथ अनिका ने कहीं ना कहीं इन बातों को समझने की शक्ति खो दी थी। मगर धीरे धीरे अपने रूटीन में लौटते हुए अनिका को अब इतना तो पता चल चुका था कि बच्चों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए और बड़ों के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। अनिका और रोहित जैसे ही रोहित के बेडरूम से निकलकर बच्चों के बेडरूम की ओर आगे बढ़े, उन्हें अचानक बच्चों के बेडरूम से शोरगुल की आवाज़ आने लगी। जैसे ही अनिका और रोहित ने धीरे से बच्चों के बेडरूम का दरवाज़ा खोला, उन्होंने देखा कि रिया, आर्यन और अलेक्जेंडर तीनों बालकनी में खड़े जोर जोर से चिल्ला रहे थे। जब अनिका और रोहित हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे, तभी रिया की नज़र दरवाजे पर खड़े रोहित और अनिका पर पड़ी। अनिका और रोहित को देखते ही रिया ने चिल्लाकर उन्हें अपने पास बुलाते हुए कहा, यहाँ आइए, देखिए यहाँ कितने सारे पैरट हैं। जब रोहित और अनिका दोनों बालकनी में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि इतनी ऊंचाई पर बिल्डिंग के टेरेस के करीब सैकड़ों हरे तोते सुबह के वक्त चहक कर पूरे वातावरण को काफ़ी खूबसूरत बना रहे थे। बच्चे भी उनके साथ जैसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अलेक्जेंडर के कंधे पर हाथ रखकर रोहित ने पूछा, ये तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? तभी अलेक्जेंडर ने रोहित की ओर मुड़कर जवाब देते हुए कहा, मम्मा ने कहा था ना कि ये एनिमल्स और बर्ड्स ये सारे के सारे हमसे बात करना चाहते हैं, मगर हमको तो उन्हीं की बात समझ में नहीं आती, इसलिए आज हम उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो हम भी मम्मा की तरह ये समझ पाएंगे कि वो लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं। जब रिया ने अलेक्जेंडर की बात सुनी, तब रिया ने भी रोहित को देखकर कहा, डैड, अगर ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा ना, अगर इंसान जानवरों और वर्ड्स की बातें समझने लगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, और अगर हम उनकी बातें समझने लगे तो हमें उनकी तकलीफ़ों के बारे में पता लगेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं इसका पता चलेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब जानवर और इंसान दोनों दोस्त बनकर इस प्लेनेट पर रहेंगे। बच्चों की बातें सुनकर अनिका के चेहरे की घबराहट कुछ कम हो गई और बच्चों के साथ अनिका भी मुस्कुराकर खूबसूरत पक्षियों को चहचहाते हुए देखने लगी। अनिका जब से सुबह से उठी थी तब से उसके साथ अजीब अजीब बातें हुई थी। अपनी ज़िंदगी को लेकर अनिका काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सही इंसान के साथ थी या गलत। रोहित का असली चेहरा क्या था, वो अनिका की समझ से बाहर था। अनिका बस इस वक्त बच्चों के साथ खड़ी सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी कि किसी तरह से वह अपने अतीत से जुड़ जाए और अपने पति के असली चेहरे को देख सके। कहीं ना कहीं रोहित की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अनिका यही दुआ कर रही थी कि रोहित के बारे में बाकी लोग जो कुछ भी कह रहे थे वो सब गलत हो और रोहित का असली चेहरा वही हो जो बच्चों के सामने नजर आता था। अपने परिवार के साथ खुशी खुशी खड़ा रोहित भी तोतों की आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगा। जैसे ही रिया ने रोहित को ऐसा करते हुए देखा, रिया जोर जोर से हंसने लगी। फिर रोहित का तौलिया अपने हाथों में पकड़ने के बाद रिया ने रोहित से कहा, डैड, ज़रा मुझे ये बताओ। रिया को तौलिया पकड़ते हुए देखकर रोहित ने मजबूती से अपना तौलिया अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और कहा, हाँ, मगर तौलिया छोड़कर बात करो। रिया जोर जोर से हंसने लगी और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, रात को तो मम्मा हमारे साथ हमारे कमरे में सोई थी। जरा मुझे ये बताइए कि सुबह होते होते मम्मा आपके बेडरूम से कैसे बाहर निकली?
रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी दबे होठों से अपनी हंसी छिपाने लगे। रिया का सवाल सुनकर रोहित के चेहरे पर काफी हड़बड़ाहट नजर आने लगी। रोहित की समझ में नहीं आ रहा था कि बढ़ते हुए बच्चों की बातों का कैसे जवाब दिया जाए। रिया जैसे जैसे बड़ी होती जा रही थी वैसे वैसे उसकी शरारतें भी बढ़ती जा रही थी और रिया के सवालों का जवाब देना अब रोहित के बस में नहीं रहा। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अगर अनिका पहले की तरह होती तो अनिका ने जरूर रिया के ऐसे सवाल का कोई करारा जवाब दिया होता, मगर रिया के तीखे सवालों का जवाब देना रोहित के पास भी नहीं था। हालांकि रिया का स्वभाव अनिका जैसा था, मगर रिया रोहित से ज़्यादा प्यार करती थी और आर्यन का स्वभाव रोहित जैसा था, मगर आर्यन अनिका से ज़्यादा प्यार करता था। अलेक्जेंडर ने अपना पूरा बचपन अपने माँ और बाप के बिना गुजारा था, इसलिए अलेक्जेंडर के लिए अनिका और रोहित दोनों ही काफ़ी क्लोज थे। हालांकि अलेक्जेंडर ने अपने आप को बड़े भाई की जिम्मेदारी सौंप दी थी, इसलिए वह लाड प्यार दिखाने के मामले में रिया की तरह एक्सप्रेसिव नहीं था। वो मन ही मन अपने मॉम डैड से दोनों से बहुत प्यार करता था, मगर मन ही मन वो ये भी सोचता था कि रिया आर्यन को संभालना भी उसकी जिम्मेदारी थी। अपने परिवार को हंसता मुस्कुराता देख रोहित ने रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं भी तैयार होकर आता हूँ, आप लोग नाश्ते की टेबल पर मेरा इंतज़ार करना, मगर पहले सब लोग ब्रश जरूर कर लेना। अलेक्जेंडर ने भी अपनी पीठ पर अपने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जैसे ही ये दोनों सुबह को जागे मैंने इन दोनों को ब्रश करवाया, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। जैसे ही अलेक्जेंडर की बात पूरी हुई रिया ने अपने मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, मैंने और आर्यन ने तो ब्रश कर लिया जैसे कि हमारे बड़े भाई ने हमें ऑर्डर दिया, मगर एक बात बताऊं, हमें तो ब्रश करवा लिया मगर खुद अभी तक ब्रश नहीं किया है। अलेक्जेंडर ने रिया की बात पर आर्यन और रिया दोनों जोर जोर से हंस पड़े और उनकी हंसी देखकर अनिका भी अलेक्जेंडर को देखकर हंसने लगी। रोहित जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुआ, रोहित ने देखा कि रोहित के मोबाइल फ़ोन पर उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के 10 मिस कॉल्स थे। के सिक्योरिटी गार्ड ने उससे कहा था कि वो जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करेगा कि मनाली में कौन से हेलीकॉप्टर ने उस वक्त उड़ान भरी थी जब रोहित और उसका पूरा परिवार वुलेरिया हाउस में दाखिल हुए थे। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि जो कोई भी था वो अनिका का नज़र बनाए हुए था, जिसने अनिका की किडनैपिंग की थी या अनिका को किडनैप करने से बचाया था। उसका सीधा सीधा रिश्ता था उस हेलीकॉप्टर से और उस काली गाड़ी से जो आज भी मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में खड़ी थी। काली गाड़ी मिलने के बावजूद भी काली गाड़ी के मालिक तक किसी भी हालत में पहुंचा नहीं जा सकता था। ना तो काली गाड़ी के कोई रिकॉर्ड्स मिले थे और ना ही भूमिका और उसके स्पेशल डिपार्टमेंट ये पता लगा पाए थे कि काली गाड़ी कहाँ से आई थी और काली गाड़ी में अनिका को मारवा हाउस छोड़ने के पीछे किसका हाथ था। रोहित ने जब अपने सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन लगाया तो सिक्योरिटी ऑफिसर ने तेज सांसें लेते हुए रोहित से कहा, सर आपने जो कहा था वही हुआ। सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर रोहित चौंक गया। सिक्योरिटी ऑफिसर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, सर बड़ी अजीब बात है, हमने हमारी सारी पहचान और सारी ताकत लगाने के बाद यहाँ के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से स्पेशल परमिशन पर ये छानबीन करने की रिक्वेस्ट की थी कि वो पता लगाए कि कल सुबह 9 से 10 के बीच में मनाली के गुलेरिया हाउस वाले लोकेशन से कौन से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी। मगर सर हैरत की बात ये रही कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने हमें बताया कि कल उनके रडार पर किसी हेलीकॉप्टर को देखा ही नहीं गया था। यहाँ तक कि पिछले 3 दिनों में न तो कोई हेलीकॉप्टर मनाली के अंदर आया और न ही मनाली से बाहर गया। सर ये काफ़ी हैरान करने वाली बात है, मगर सर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है कि उस हेलीकॉप्टर के मार्ग पहले ही वहाँ बने हों। वुलेरिया हाउस के अंदर छिपे हुए आदमी का वहाँ से भागना और फिर हमारा उस हेलीकॉप्टर के निशान तक पहुँचना, ये सब एक कॉन्सिडेंस हो सकता है सर। रोहित भी बड़े ध्यान से अपने सिक्योरिटी ऑफिसर की बातें सुन रहा था, मगर मन ही मन रोहित गहरी सोच में डूब गया था। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि इतने सारे कॉन्सिडेंस एक साथ कैसे हो सकते थे। खंडर जैसे गुलेरिया हाउस में दाखिल होने पर रोहित या किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं हो सकता था कि उस खंडर जैसे दिखने वाले घर के अंदर कोई रह भी सकता था। मगर जब रोहित ने उस कमरे की खोलकर देखा तब उसे पक्का यकीन हो गया कि कुछ ही वक्त पहले उस कमरे से कोई गायब हुआ था।
उसके बाद गुलेरिया हाउस के कुछ ही मीटर की दूरी पर इस तरह से हेलीकॉप्टर के पहियों के निशान मिलना, जो आदमी वहाँ से गायब हुआ था उसका इस तरह से लापता हो जाना, ये सब एक कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता था। उसका इस तरह से लापता हो जाना, रोहित को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो ना हो जो आदमी गुलेरिया हाउस के अंदर छिपा बैठा था उस हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ से गायब हुआ था। रोहित ये बात भी अच्छी तरह से जानता था कि रोहित के सिक्योरिटी गार्ड और सिक्योरिटी संभालने वाले खुद भी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे और मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का दबदबा इतना था कि कुछ पैसे और कुछ पहचान इस्तेमाल करके वो हायर अथॉरिटी को कम से कम इस बात के लिए तो ज़रूर कन्विंस कर सकते थे कि वो उन्हें इस तरह की इन्फॉर्मेशन दे। अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनने के बाद रोहित कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचने लगा। जब चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर को लगा कि काफ़ी वक्त तक रोहित फ़ोन पर खामोश था, तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से पूछा, सर क्या आप लाइन पर हैं? अचानक अपना होश संभालते हुए रोहित ने उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, हाँ, क्या तुम मेरी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करवा सकते हो? कुछ देर फ़ोन पर खामोश रहने के बाद चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं अभी कुछ ही देर में आपकी बात करवाता हूँ उससे। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद रोहित गहरी सोच में डूब गया। आईने में देखते हुए रोहित ने अपने कपड़े बदल लिए, मगर रोहित को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित गुलेरिया हाउस में हुए पूरे के पूरे इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश कर रहा था। रोहित के दिमाग में बार बार वो कमरा आ रहा था जहाँ उसे वो खुली किताब मिली थी, और उस कमरे की सजावट देखकर ये कहा जा सकता था कि वहाँ जरूर कोई रहता था। रोहित ने कभी भूत प्रेत इत्यादि की बातों में कभी विश्वास नहीं किया था, मगर रोहित का छुपा हुआ पावरफुल दुश्मन किसी प्रेत आत्मा से कम नहीं था, जो रोहित के सामने था मगर उसे नजर नहीं आ रहा था। बार बार वो रोहित की आंखों के सामने से गायब हो जाता था। रोहित बस आईने में अपने आप को देखकर ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या इस तरह से अचानक अनीका का घर लौट आना, उसके पहले अचानक हुई अनीका की किडनैपिंग, गुलेरिया हाउस में इस तरह किसी का गायब हो जाना, क्या ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी? रोहित ने कई बार कोशिश की अपने आप को मनाने की कि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं रखती थी, मगर फिर भी बार बार रोहित का मन रोहित से कह रहा था कि हो ना हो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड थी। कुछ देर बाद रोहित के फ़ोन पर फिर से उसके चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर का फ़ोन आया। तब रोहित ने फ़ोन कनेक्ट किया तो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने रोहित से कहा, सर कॉन्फ्रेंस कॉल पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है। जैसे ही रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने ये बात कही, रोहित को फ़ोन पर एक और आवाज़ सुनाई दी, सर इट इज़ एन ऑनर टू स्पीक टू यू। वैसे तो आपकी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो ऑफिशियली तौर पर मैं आपको नहीं दे सकता, मगर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मारवा हाउस कुकी सिक्योरिटी इज स्ट्रिक्ट इन द मैटर। इसलिए इस एक जिम्मेदारी सरकारी नौकर होने की हैसियत से अगर मेरी किसी भी इन्फॉर्मेशन से आपके परिवार की सिक्योरिटी और सेफ्टी रखी जा सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अक्सर लोग रोहित के साथ मिलकर उससे बात करके उसकी गुड बुक्स में आने की कोशिश करते थे, चाहे वो सरकारी नौकर हो या किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय। अगर किसी भी तरह से कोई रोहित से कनेक्ट में आ जाता तो वो ज़रूर रोहित की गुड बुक्स में आने की कोशिश करता था, ताकि फ्यूचर में रोहित पर किए गए छोटे से फेवर के बदले में वो रोहित या मारवा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से इतनी बड़ी फेवर मांग सके कि उनकी पूरी ज़िंदगी सिक्योर हो जाए। उस ट्रैफिक कंट्रोलर की बात से भी रोहित को ये अंदाज़ा हो गया था कि ट्रैफिक कंट्रोलर रोहित को फेवर करने के बदले में ज़रूर कुछ न कुछ चाहता था। रोहित एक काफ़ी रूड बिजनेसमैन था। कुछ पैसे खिलाकर अगर आसानी से काम हो जाता तो रोहित ज़रूर उस रास्ते को अपनाकर अपना और मारवा इंडस्ट्रीज़ का काम निकलवा लेता। आकाश रोहित से बिल्कुल अपोजिट था। आकाश हमेशा उसूल और आदर्श पर चलने वाला बिजनेसमैन था। उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था और वह कभी भी काम पाने के लिए किसी को भी रिश्वत खिलाने के सख्त खिलाफ था। हालांकि आकाश और रोहित की स्टाइल अलग अलग थी, मगर दोनों के इरादे एक थे। आकाश और रोहित दोनों ही चाहते थे कि उनकी कंपनी देश और दुनिया की टॉप कंपनीज में शुमार हो। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात सुनने के बाद रोहित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछा, क्या आपको पूरा यकीन है कल सुबह 8 बजे से लेकर
12 बजे तक कोई हेलीकॉप्टर मनाली आउटस्कर्ट्स में नहीं उड़ा? रोहित की बात सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रोहित से कहा, नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है, और जैसा कि मैंने आपके ऑफिसर को बताया, पिछले 3 दिनों में कोई भी हेलीकॉप्टर हमें आसमान में नज़र नहीं आया। सर, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, मनाली एक छोटा सा शहर है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग पर्यटन के लिए आते हैं। टूरिस्ट या तो अपनी अपनी कार से आते हैं या तो आसपास के किसी हवाई अड्डे पर उतरकर आगे का सफ़र बाई रोड तय करते हैं। मगर हाँ, अभी हमने कुछ दिन पहले हमारे टूरिस्ट के लिए यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर राइड ज़रूर की थी। मगर सर, वो हेलीकॉप्टर अक्सर टूरिस्ट के साइट सीइंग करने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, और आपने जो वक्त बताया उस वक्त भी वो टूरिस्टों के साथ साइट सीइंग करने में बिजी था। हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स हैं सर, आप चाहे तो उस साइट सीइंग की वीडियो फुटेज भी देख सकते हैं। मैं आपको भिजवा दूंगा सर। वैसे ये बात मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आती, मगर आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके परिवार की सेफ्टी के लिए इतना रिस्क तो मैं लेना ही होगा मुझे सर। मगर सर, मेरा यकीन मानिए कि आपने जो लोकेशन भिजवाया था उस लोकेशन पर न तो कोई हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ दिखा है और न ही वहाँ से उड़ान भरता हुआ। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात सुनकर रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर तक मन ही मन को सोचने के बाद अचानक ही रोहित ने उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से पूछा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको जो वक्त बताया है उस वक्त पर उसी लोकेशन से किसी हेलीकॉप्टर ने उड़ान तो भरी हो, मगर आपके रडार में वो डिटेक्ट ना हुआ हो? रोहित की बात सुनकर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर दोनों दंग रह गए। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अटकती हुई आवाज़ में हड़बड़ाते हुए रोहित से कहा, सर ये आप क्या कह रहे हैं? आई मीन, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ज़रूर हो सकता है, मगर ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल 0 हैं सर। देखिए सर, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप जैसा बड़ा इंसान देश विदेश की ऊंची से ऊंची टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ है, मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी अब काफ़ी मॉडर्न और हाईटेक है। हमारे देश के खतरनाक और पावरफुल दुश्मनों के हवाई जहाज़ किसी भी वक्त हमारे देश की सीमा के अंदर घुस ना पाए। इसके लिए हमने हमारी टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से अपग्रेड की है। सर, इस वक्त मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे देश का सबसे खतरनाक दुश्मन भी हमारे रडार में आए बिना हमारे देश की सीमा के अंदर घुसपैठ नहीं कर सकता। चाहे दुश्मन देश कितना भी बड़ा हो और चाहे वो जहाज़ कितना भी हाईटेक क्यों ना हो। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पूरी बात सुनने के बाद रोहित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कहा, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे सिर्फ ये बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा हाईटेक हेलीकॉप्टर बने जो आपके रडार में डिटेक्ट हुए बिना ही आ जा सके और आपके रडार को उसकी भनक भी ना हो। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बिल्कुल खामोश हो गए। कुछ देर खामोश रहने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने रोहित से कहा, सर ऐसा हो सकता है। जैसे ही रोहित ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ये बात सुनी, आईने में अपना चेहरा देख रहे रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित ने जैसे ही यह बात कही कि क्या कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर रडार की नज़र से बचने में कामयाब हो सकता है, तो कुछ देर तक फ़ोन पर खामोशी छाई रही। रडार वह डिवाइस होता था जो अपने कुछ किलोमीटर के रेडियस में घुसपैठ करने वाले किसी भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को ढूंढ सकता था। यहाँ तक कि छोटे से छोटे ड्रोन को भी यह पावरफुल रडार ढूंढ कर उसे मारने गिराने में आर्मी की मदद करते थे। यह रडार इतने पावरफुल होते थे कि अगर दुश्मन देश की कोई भी आइडेंटिफाई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे देश की सीमाओं को पार करके हमारे आसमान में दाखिल होती है तो उन्हें तुरंत डिटेक्ट करके उनको ख़त्म करने में मदद भी कर सकती थी। कई बार नॉर्मल पैसेंजर हवाई जहाज भी अपना रास्ता भटक जाते थे और उन्हें रास्ता दिखाने के लिए भी इन रडार का सहारा लिया जाता था। रोहित की पूरी बात सुनने के बाद उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने अटकती हुई और हड़बड़ाती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, सर ये हो तो सकता है, मगर ये काम करना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। आज के ज़माने में जहां हाईटेक हवाई जहाज़ बनते जा रहे हैं, वहीं रडार भी काफ़ी ज़्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं और हमारे पास इस वक्त जो रडार है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ रडार है। इसके आधुनिक से आधुनिक हेलीकॉप्टर भी नहीं बच सकता।
इस रडार की नज़र से बच सके। ऐसा कोई जहाज अब तक तो इस दुनिया में बना नहीं है। हालांकि अब अच्छी तरह से जानते हैं कि अलग अलग देश के साइंटिस्ट अपने दुश्मन देश के इक्विपमेंट से बेहतर इक्विपमेंट बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मगर अब तक सबसे ज़्यादा ताकतवर देश के इंजीनियर्स भी ऐसा जहाज नहीं बना पाए जो इस तरह के रडार की नज़र से बचकर निकल जाए। उस एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात सुनकर रोहित भी अपनी नज़रें झुकाकर गहरी सोच में डूब गया। रोहित के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा, सर, मुझे लगता है कि ये सच कह रहे हैं। मैंने भी छानबीन की है। हमारे देश में फ़िलहाल जिस तरह के रडार इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज भी उस रडार की नज़रों में आए बिना ही नहीं निकल सकता। और सर, समझिए कि अगर ऐसा है भी तो इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेलीकॉप्टर वुलेरा हाउस के बाहर क्या कर रहा था? खंडर जैसे उस घर में इतने ताकतवर दुश्मन क्यों छुपेंगे जिसके पास ऐसी ताकत हो कि वो खतरनाक से खतरनाक रडार की नज़र से बचकर निकल सके? उसे छुपने के लिए पुराना खंडर जैसे गुलेरिया हाउस क्यों पसंद आएगा? रोहित भी अपने चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की बात सुनकर काफ़ी कन्विंस हो गया था, मगर वो जानता था कि पर्दे के पीछे छुपा दुश्मन या दोस्त वो जो भी था वो था बेहद ताकतवर। अपनी सोच में डूबे हुए रोहित के चेहरे का रंग बदल गया। रोहित ने सोचते सोचते अपने दिमाग में एक ऐसी बात सोची थी जिसके दिमाग में आते ही अचानक रोहित को एक बिजली का झटका महसूस हुआ। अनिका के साथ रोहित ने खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक बहुत बड़ी जंग ली थी। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि उस जंग का असली कारण था B-16 पावर ड्रग। खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन और क्रिस्टोफर भी B-16 पावर ड्रग को सिर्फ इसलिए पाना चाहते थे क्योंकि B-16 पावर ड्रग के इस्तेमाल के बाद क्रिस्टोफर इस दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे शातिर इंसान बन जाए। यूँ कहा जा सकता था कि बाकी इंसानों से क्रिस्टोफर की ताकत और क्रिस्टोफर का दिमाग इतना आगे निकल जाता कि पूरी दुनिया पर राज करने का क्रिस्टोफर का सपना महज कुछ ही दिनों में पूरा हो सकता था। क्रिस्टोफर का दिमाग दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में से भी ज़्यादा तेज और उसके शरीर की ताकत दुनिया के सबसे ताकतवर रेसलर से भी ज़्यादा हो जाती। अचानक ही रोहित के दिमाग में एक बात बिजली की तरह दौड़ी। भूमिका ने कहा था कि जो काली गाड़ी रोहित मारवा हाउस के पार्किंग लॉट में खड़ी थी वो काली गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं थी। वो न ही किसी ईंधन पर चलती थी और न ही उसके अंदर कोई इंजन लगा हुआ था। वो गाड़ी मैग्नेटिक फील्ड से बने प्रेशर पर दौड़ती थी। उसके बाद गुलेरिया हाउस के बाहर हेलीकॉप्टर के निशान मिलना और उस हेलीकॉप्टर का किसी भी रडार सिस्टम में पकड़े ना जाना, दोनों ही बातों में कोई अहम बात जरूर थी जिसका पता लगा पाना मुश्किल था। इससे पहले भी भूमिका और रोहित ने इसी तरह के हेलीकॉप्टर के निशान उस तालाब के किनारे देखे थे जहां से काली गाड़ी दिल्ली के अंदर दाखिल हुई थी। उस वक्त भी भूमिका को स्पेशल डिपार्टमेंट की मदद के बावजूद ये पता नहीं लगा पाया था कि आखिर काली गाड़ी को दिल्ली शहर के अंदर लाया कैसे गया था। इसका मतलब साफ था कि पर्दे के पीछे छिपा दुश्मन या दोस्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कई ज़्यादा आगे था। जैसे ही रोहित के दिमाग में ये ख्याल आया, रोहित ने अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। रोहित के दिमाग में इस वक्त कई तरह के ख्याल आ रहे थे। रोहित वैसे तो काफ़ी प्रैक्टिकल बिजनेसमैन था, मगर इस वक्त रोहित की ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा था वो सोच सोच कर रोहित का सर घूमने लगा था। रोहित को एक के बाद एक पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही थी। अनिका जब मारवा हाउस के बाहर बेहोशी की हालत में रोहित को मिली थी तब अनिका ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। अनिका को बिल्कुल भी होश नहीं था, मगर अनिका के आसपास कोई नहीं था। फिर आखिर अनिका को वहाँ पर कौन ले आया था? रोहित ने जिस काली गाड़ी का पीछा किया था वो काली गाड़ी एक्सीडेंट में पूरी तरह से खाक हो गई थी, मगर जब रोहित ने ड्राइविंग सीट पर जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और न ही वहाँ आसपास किसी के भागने का कोई निशान था। रोहित का दुश्मन जमाने से कम 100 से 150 साल आगे चल रहा था। क्या इसका मतलब ये था कि फ्यूचर से कोई आदमी टाइम ट्रैवल करके इस पल में आकर अनिका को बचाने की कोशिश कर रहा था? दिमाग में ख्याल आते ही रोहित के माथे से पसीना छूटने लगा। रोहित जानता था कि ये सच नहीं हो सकता था। ये सिर्फ कहानियाँ और किताबों में पढ़ना और सुनना अच्छा लगता था। ऐसी बातों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। मगर तभी अचानक रोहित को एक और ख्याल आया। B-16 पावर ड्रग
B16 पावर ड्रग के बारे में जैसे ही रोहित को ख्याल आया, रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। रोहित का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर बार बार रोहित को कॉल लगा रहा था, मगर रोहित अपने हाथों में फ़ोन बजता हुआ देखने के बावजूद अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। रोहित का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहित पूरी तरह से सुन पड़ चुका था। रोहित ने सोचा था कि क्रिस्टोफर और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन के खात्मे के बाद B16 पावर ड्रग का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। रोहित ये भी जानता था कि जो B16 पावर ड्रग अनीका के बोन मैरो से एक्सट्रैक्ट किया गया था, उसके जरिए अलेक्जेंडर को बचा लिया गया था, मगर उसके बाद B16 पावर ड्रग का डोज हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में सिमटकर अनीका की रगों में बहने लगा था। B16 पावर ड्रग के 2 डोज के जरिए लंदन वाली रेखा मौसी को बचाया गया था और उसके बाद क्रिस्टोफर यानी कि आशीष डोगरा को बचाया गया था। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि B16 पावर ड्रग मिलने के बाद रेखा मौसी सचमुच काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुकी थी, मगर रेखा मौसी ने अपनी ताकत का कभी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने एंटिटी कंपनी भी अपने भतीजे के हवाले कर दी थी और बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली थी। रेखा मौसी कई बार रोहित और अनीका को मिलने इंडिया आया करती थी। रेखा मौसी ने अपने ज़्यादातर जीवन अब सोशल वर्क में लगा दिया था। रोहित रेखा मौसी को अच्छी तरह से जानता था। रोहित और अनीका के साथ एक के बाद एक हो रहे हादसों में रेखा मौसी का हाथ नहीं हो सकता था, ये बात पक्की थी। न ही रेखा मौसी को अनीका और रोहित से छुपने की ज़रूरत थी और न ही रेखा मौसी अनीका को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। और अगर अनीका की ज़िंदगी में आया ये नया नकाबपोश इंसान अनीका का दोस्त था, और अगर वो दोस्त रेखा मौसी थी तो B16 पावर ड्रग का डोज जिन्हें मिला था वो क्रिस्टोफर के खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया जा चुका था। क्रिस्टोफर ने अपने आप को अलेक्जेंडर के लिए पूरी तरह से बदल दिया था। क्रिस्टोफर हमेशा से रोहित और उसके आदमियों की निगरानी में अमेरिका के पास बने एक छोटे से टापू पर रहता था, और अब रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि क्रिस्टोफर इस दुनिया में नहीं रहा था। रोहित ने अपनी आंखों से क्रिस्टोफर की लाश देखी थी। रोहित और अनीका के साथ हो रहे हादसों के पीछे न तो रेखा मौसी थी और न ही क्रिस्टोफर था। ऐसे में रोहित का दिमाग बार बार ये सोचने में मजबूर हो रहा था कि ऐसा कौन था इस दुनिया में जिसने B16 पावर ड्रग का डोज पूरा किया था और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था, मगर वो अभी भी रोहित की नज़रों से दूर था। अगर इस दुनिया में एक और शख्स था जिसकी रगों में B16 पावर ड्रग का डोज दौड़ रहा था तो वो था अलेक्जेंडर। रोहित अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर एक न एक दिन अनीका की तरह बाकी लोगों से काफ़ी अलग हो जाएगा। अनीका की रगों में बचपन से B16 पावर ड्रग दौड़ रहा था, मगर उम्र के 18-19 साल तक अनीका के शरीर में बाकी बच्चों से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं नज़र आया था। न ही अनीका के दिमाग में बाकी बच्चों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी थी, मगर 18-19 साल की उम्र पार करते ही अनीका के शरीर में और अनीका के दिमाग में चमत्कारिक बदलाव होने लगे और अनीका धीरे धीरे बाकी लोगों से काफ़ी अलग होती चली गई। रोहित ये भी अच्छी तरह से जानता था कि अलेक्जेंडर के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। उम्र के 18-19 साल के बाद अलेक्जेंडर एक के बाद एक अपने पावर्स दिखाना शुरू करेगा, मगर रोहित को तलाश थी इस वक्त उस इंसान की जिसके बारे में ये कहा जा सकता था कि जो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान था, जो कहीं छुपा हुआ था और रोहित की नज़रों में नहीं आ रहा था। रोहित बस ये जानना चाहता था कि वो इंसान छुपकर रोहित और अनीका की मदद करना चाहता था या उसका इरादा कुछ और था। रोहित ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक रोहित के बेडरूम के दरवाजे पर कोई जोर जोर से नॉक करने लगा। रोहित अचानक झटके से अपने ख्यालों से बाहर आया और दरवाजे की ओर चला गया। रोहित के माथे से काफ़ी पसीना बह रहा था। जब रोहित दरवाजे के पास पहुंचा तब रोहित ने सुना कि बच्चे बाहर से उसे आवाज़ दे रहे थे। आर्यन और रोया जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाकर रोहित को बुला रहे थे। रोहित ने अपने माथे से पसीना पोंछा और तेज़ी से दरवाजे के पास गया। जब रोहित ने दरवाज़ा खोला तब उसने देखा कि आर्यन और रिया दोनों ही काफ़ी परेशान लग रहे थे और दोनों के चेहरे पर काफ़ी घबराहट थी। रोहित ने आर्यन और रिया की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? मम्मा कहाँ हैं? अलेक्जेंडर कहाँ हैं? रोहित अच्छी तरह से जानता था कि प्रेसिडेंटल स्वीट में उसका परिवार पूरी तरह से सेफ था,
मगर फिर भी बच्चों के चेहरे पर घबराहट देखकर रोहित तेजी से बच्चों के बेडरूम में की ओर जाने लगा। रास्ते में रिया ने डरी हुई और अटकती हुई आवाज़ में रोहित से कहा, पापा देखिए, मम्मा को क्या हो गया है।